हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज पुनः उपस्थित हुए हैं जो 29 दिसंबर का पेपर हुआ टेक्नीशियन का और फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों के साथ में इसमें 100% बिल्कुल ही एक्यूरेट प्रश्न है और साथ ही साथ 100% एक्यूरेट इसके आंसर भी है। लगभग सभी प्रश्न मिल गए हैं जो प्रश्न पूछा गया है। तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न था कि फरवरी 2024 में भारत के लोकपाल कौन बने हैं। फरवरी 2024 में भारत के लोकपाल कौन बने हैं, या फिर कह सकते हैं वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, तो न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, तो अजय मानिकराव खानविलकर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि हमारे शरीर का कौन सा अंग पेप्सिन का स्राव करता है। हमारे शरीर में पेप्सिन कहाँ से निकलता है, तो किस अंग से निकलता है, तो अमाशय से निकलता है। और ये पेप्सिन क्या कार्य करता है, अमाशय से जो पेप्सिन निकलता है इस पेप्सिन का क्या कार्य है, तो पेप्सिन जो होता है जो मौजूद प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, इसके अलावा अमाशय का मेन काम क्या है, तो अमाशय भोजन के पाचन में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, यह पाचन में सहायता करने के लिए अमाशय से ही क्या निकलता है, तो HCl में निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि गैस से द्रव और गैस से ही ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक, तो गैस से जो द्रव बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। गैस से द्रव, जैसे बाष्प से क्या हो गया, जम करके पानी हो गया, वर्षा का बूंद हो गया, तो कंडेंसेशन या संघनन हो गया। और गैस से जब ठोस बनता है इस प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण कहते हैं या डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहा जाता है, निक्षेपण या फिर डिपोजिशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साल 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का स्थान 105वां रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो 5वां है। इसके अलावा कुछ एशियाई देश, हम अपने पड़ोसी देश को देखते हैं जिनका स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा है, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के अलावा अन्य देशों का स्थान कौन कौन सा है। और भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में, तो गंभीर श्रेणी में। भारत का पड़ोसी देश जो है 56 नंबर पे श्रीलंका है। श्रीलंका का स्थान कौन सा है, 56वां है। जबकि नेपाल का स्थान 68वां है। नेपाल किस नंबर पे, 68 नंबर पे। वहीं बांग्लादेश का स्थान 84वां है। बांग्लादेश किस स्थान पे, 84वें स्थान पे। जबकि पाकिस्तान का रैंक 109वां है। पाकिस्तान का रैंक कौन सा है, तो 109वां। आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत में पहली बार भारत रत्न किसको मिला था। भारत में पहली बार भारत रत्न से किन्हें नवाजा गया है। उनमें से दो कथन दिया गया हुआ था और पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो पहला कथन देखते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और C राजगोपालाचारी को प्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही है, 1954 ईस्वी में 2 ने 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, तो ये कथन तो सही हो जाएगा, 2 लोग तो शामिल थे ही। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बल्लेबाजों में केवल सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट कथन है। ठीक है, इस प्रकार से C नंबर जो ऑप्शन हो था A एंड B दोनों, तो A एंड B दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं भारत रत्न से संबंधित कुछ पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। ठीक, जैसे भारत रत्न क्या है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन पूछता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर इसके बाद बात किया जाए भारत रत्न के बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो यह पद्म विभूषण। कौन सा है, पद्म विभूषण। इसके बाद बात किया जाए तो पद्म भूषण है। इसके बाद कौन सा है, तो पद्म भूषण के बाद कौन सा है, पद्मश्री है। ये सब क्या है, सभी नागरिक सम्मान है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये सभी किस प्रकार के सम्मान है, तो नागरिक सम्मान है। ठीक, यह सम्मान किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। कुछ पॉइंट देखेंगे किन्हें किन्हें यह सम्मान मिला है। तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत के बाद C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन को यह सम्मान मिला था। ठीक है, इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले कुछ अन्य प्रसिद्ध लोग हैं। तो भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हुए, तो जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हुए, तो राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद।
भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इन्हें हम कह देते हैं क्या? तो सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीसीआई ने आईसीसी T20 विश्व कप 2024 कौन जीता? तो भारत जीतना है, ठीक है। जीतने पर टीम इंडिया को कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? तो जो हमारा भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट भारत का जो बीसीसीआई है, वो T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपया देने की घोषणा किया है, 125 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न था कि पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो फा से फ्लोएम, अच्छा नहीं, यहाँ पे जा से जाइलम, जा से जल हो जाएगा, ठीक। यही अगर जाइलम पूछता तो मेन रूप से जाइलम का काम क्या है? जल का परिवहन करना। जा से जाइलम, जा से जल हो जाएगा, जल का परिवहन करना। लेकिन आपसे पूछा फ्लोएम का कार्य क्या हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बने जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उस खाद्य पदार्थ को बाकी पौधे के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। फ्लोएम का काम क्या है? तो जो खाना बना हुआ है पौधे में, उस खाने को पौधे के बाकी सभी हिस्सों में पहुंचा देना है, ठीक। इसके अलावा फ्लोएम का अन्य भी काम है कि सुक्रोज और अमीनो अम्ल दोनों का परिवहन करता है। फ्लोएम सुक्रोज और अमीनो अम्ल दोनों का परिवहन करता है, ठीक। जाइलम के बारे में आपको पता है, जा से जाइलम, जा से जल होता है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? पानी और खनिजों को जड़ों से तने तक पहुंचाना होता है, तने और पत्तियों तक पहुंचाना होता है। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो एक बार आप लाइक करते हुए चलेंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट है कि निलंबन, जिसे हम सस्पेंशन भी कहते हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, निलंबन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक ऑप्शन उसमें दिया हुआ था कि यह एक समांगी मिश्रण है। नहीं, निलंबन जो होता है एक विसमांगी मिश्रण होता है। निलंबन क्या होता है? विसमांगी मिश्रण होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। क्योंकि और वहाँ ऑप्शन में क्या था? समांगी मिश्रण। तो ये ऑप्शन क्या था? गलत था। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विसमांगी, इसके कण जो होते हैं निलंबन के जो कम होते हैं, एक टाइप से नहीं विस्तृत, एक तरीके से नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, विस्तारित होते हैं। आगे निलंबन के बारे में कुछ पॉइंट को देखते हुए चलेंगे कि निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। उसने पूछा निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। बिल्कुल। विलेय के कण अव्यवस्थित रहने पर नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। निलंबन में बड़े कणों को निस्पंदन द्वारा जल या वायु से अलग किया जाता है। आगे निलंबन के बारे में है, देखिए निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है? तो विसमांगी मिश्रण, जबकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? समांगी मिश्रण, तो गलत हो गया था। आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा उत्पाद नहीं प्राप्त होता है? जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पे, ठीक है, क्या प्राप्त होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा हाइड्रोजन, इसके अलावा क्लोरीन। वहाँ पे ऑप्शन में ऑक्सीजन था, क्या प्राप्त नहीं होता है? तो ऑक्सीजन देख पा रहे, ऑक्सीजन प्राप्ति हो रही है, नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाता? ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती, ये आंसर हो जाता आपका, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हाइड्रोजन, अच्छा इसको सोडियम क्लोराइड को हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या क्या प्राप्त हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, जबकि ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाता ऑक्सीजन। जुलाई 2024 में भारतीय T20 टीम का अस्थायी कप्तान किसे नियुक्त किया गया? भारतीय T20 टीम का कप्तान बना दिया गया है अपने सूर्य कुमार यादव को, जिसे हम 360 डिग्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये फील्ड के किसी भी कोने में छक्का मारने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी पौधे की ऊपर और नीचे की ओर वृद्धि को कहा जाता है? किसी पौधे की ऊपर और नीचे की ओर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। किसी पौधे के ऊपर और नीचे की ओर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जियोट्रोपिज्म कहते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा है कि जब धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? जब धातु जो है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो अम्ल अधिकांशतः धातुओं के साथ अभिक्रिया कर करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? तो लवण और हाइड्रोजन गैस। आगे था, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड नेचर वाइज अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर प्रकृति में
अम्लीय होते हैं। अधातु हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और गैर धातु क्या होता है, ऑक्साइड का उत्पादन करता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पादप कोशिका का बाहरी भाग किसका बना होता है, तो आप सभी को पता है सेलुलोज का बना होता है। पादप कोशिका का बाहरी भाग किससे बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। और साथ ही साथ किसका बना होता है, तो लिग्निन का बना होता है। ठीक, बनी कोशिका भित्ति से बना होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा उसमें जो प्रश्न पूछा गया उसको डिटेल उसका आंसर को बताया जाएगा। आगे है, कोशिका का मुख्य संचालन अंग कौन सा है, तो कोशिका का जो मुख्य संचालन अंग होता है वो नाभिक होता है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, तो लद्दाख में जो स्थित है कुशोक बकुला रिनपोछे हवाई अड्डा, यह भारत में स्थित सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। आगे कुछ पॉइंट है, नहीं आगे लगा जो प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न पूछा गया था कि हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन ने महिला उद्यमों को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर और विशाखापट्टनम में किस बैंक के नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया है, तो ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा बैंक का शाखा का उद्घाटन हुआ है, तो यूबीआई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। ठंडे जल से अभिक्रिया कौन करता है, ठीक, ठंडे जल से अभिक्रिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पोटेशियम और सोडियम जैसे धातु हैं, पोटेशियम और सोडियम जैसे धातु हैं वो ठंडे पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है। इसलिए देखते हैं सोडियम पे जैसे हल्का सा पानी का छींटा भी पड़ा तो क्या होता है, जल उठता है। यह प्रतिक्रिया इतनी तेज और उष्मा छेपी होती है कि उत्सर्जित हाइड्रोजन तुरंत आग पकड़ लेती है। ठीक है ना, तो ठंडे जल से अभिक्रिया कौन कर लिया, सोडियम और पोटेशियम कर लिया। आगे प्रश्न पूछा गया था फेरस सल्फेट से संबंधित। ठीक है, तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और फेरस सल्फेट का सूत्र है FeSO4 × 7H2O। इसमें मौजूद क्रिस्टलन के पानी की वजह से इसका रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। और जब इसे गर्म किया जाता है इसमें पानी निकल जाता है और इसका रंग सफेद में बदल जाता है। आगे था 24 कैरेट सोना को क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि 24 कैरेट सोना को क्या कहा जाता है, इसको 999 गोल्ड भी कहा जाता है, इसको फाइन गोल्ड भी कहते हैं, इसको शुद्ध सोना भी कहते हैं। 24 कैरेट सोना बिल्कुल शुद्ध सोना हो गया। ठीक है ना, और यह सोने का सबसे ज़्यादा शुद्धता इसी में होती है। इसमें 99.9% सोना होता है, 99 क्या 100% ही सोना होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि एल्डिहाइड और कीटोन का प्रतीक क्या होगा। अगला जो प्रश्न था कि एल्डिहाइड और कीटोन का प्रतीक क्या होगा, एल्डिहाइड का प्रतीक होता है CHO और कीटोन का प्रतीक होता है CO। कीटोन का प्रतीक CO और एल्डिहाइड का क्या है, CHO। एल्डिहाइड का प्रतीक CHO होता है और कीटोन का क्या हो जाता है, तो CO हो जाता है। आगे प्रश्न था कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है, इसका आयोजन 2024 में कहाँ पे हुआ था, तो ये ब्रिक्स का 16वां सत्र था। ब्रिक्स का कौन सा सत्र था, तो 16वां। तो 16वां वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है रूस के कजान शहर में। कहाँ पे हुआ है, तो रूस के कजान शहर में। अगर ब्रिक्स की बात किया जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चीन के संघाई में है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो चीन के संघाई में है। आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि इसरो की किस टीम को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसरो के किस टीम को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान टीम से सम्मानित किया गया है, तो उस टीम का नाम है इसरो का चंद्रयान-3 टीम। चंद्रयान-3 टीम को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ही है। SNT के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा कौन सा दिया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो 2023 से शुरुआत किया गया था, लेकिन दिया गया था पहली बार देने की पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी, 2024 में। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है वो कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। विज्ञान रत्न जिसमें अधिकतम 3 व्यक्ति को मिलता है, विज्ञान श्री अधिकतम 25 व्यक्ति को, विज्ञान युवा अधिकतम 25 व्यक्ति को, और विज्ञान टीम अधिकतम कितने टीमों को, तो 3 टीमों को दिया जाता है। इसके अलावा प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो एक जैविक विज्ञान श्रेणी में प्रोफेसर
गोविंदराजन पद्मनाभन को मिला है। किनको मिला है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला था पहली बार? तो ये मिला है प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 8, 12 और 15 ओम के प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर, समानांतर क्रम में जोड़ने पे बोल रहा है प्रतिरोध कितना कितना है, तो 8 है, 12 है और 15 है। इसका कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा, इसका कुल प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। 15 × 20 से इसका एलसीएम हो जाएगा 120, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 × 2 = 14, नहीं 10 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद हो जाएगा 8, 5, 3 और 1, 1, 2 33/120, इतना ही हो रहा है ना, 18, 18, 10, 28, 28, 5, 33। ठीक है, 11 × 3 = 33, 40 × 3 = 20 से हो जाएगा। 1/r का मान कितना हो रहा है? 11/40 हो रहा है। कुल प्रतिरोध r का मान हो जाएगा 40/11, तो इसका आंसर हो जाएगा 40/11, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का कार्य नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था, राज्यों को वित्तीय संसाधन का आवंटन का अंतिम रूप प्रदान करना, ये नीति आयोग का काम नहीं है। नीति आयोग के बारे में देखेंगे थोड़ा कि नीति आयोग भारत सरकार का एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। क्या है? तो सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसकी गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ है। ठीक है, यह भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आगे है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करना क्या कहलाता है? जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विस्थापन अभिक्रिया। अमाशय में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो अमाशय में नहीं पाया जाता है तो पेप्सिन और रेनिन। अमाशय में पाए जाने वाले ये एंजाइम प्रोटीन पर नहीं पाया जाता है, पाया जाएगा ना? ठीक है, कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? पेप्सिन और रेनिन। अमाशय में पाए जाने वाले ये एंजाइम प्रोटीन पर काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अमाशय में कुछ और भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। इसके अलावा गैस्ट्रिक हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो हमारे अमाशय में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था मधुमक्खी के बारे में, तो मधुमक्खी किस प्रकार का है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा और ये शाकाहारी जीव है। ठीक है ना, पारिस्थितिक तंत्र में मधुमक्खी क्या है? तो मधुमक्खी क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। कार्बन के बंधन गुणों के बारे में पूछा, कार्बन किस प्रकार का बंधन गुण दर्शाता है? तो यह श्रृंखलन या फिर चतुः संयुक्ता कहा जाता है इसमें, क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे है प्रोकैरियोटिक क्वेश्चन के बारे में दिया गया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ गुण ये हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया, देख लेते हैं कि क्या क्या इसके गुण हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। सबसे पहले एक पॉइंट हो गया, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, अतः क्या हो जाएगा? केंद्रक अस्पष्ट होता है। इसमें दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिकाय एवं लाइसोसोम यही पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? 70S। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कोशिका द्रव में कसकर लिपटा रहता है। ठीक है, आगे जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीव एकल कोशिका वाले जीव हैं, इसलिए एकल कोशिका के ये सभी कार्य करते हैं। ठीक, जैसे प्रजनन, श्वसन, पाचन एवं अन्य जैविक प्रक्रियाएं करते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के उदाहरण है। जो जीवाणु का कोशिका है और नीला हरा शैवाल का कोशिका है, किस कोशिका का एग्जाम्पल है? तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से हमने जो 29 तारीख को जो पेपर हुआ है, 29 दिसंबर का जो पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, उसके सभी प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया, देख लिया। तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करते हुए चलेंगे। जिन्होंने एक सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ में।